हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग बीकॉम सेमेस्टर 6 का जो हमारा मेजर पेपर 13 है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन, इस पेपर का जो कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इसको यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। यहाँ पे जो कुछ क्वेश्चन हम सेलेक्ट किए हैं, ये प्रयास किए हैं इस तरह से सेलेक्ट करने का जिससे हमारा एक तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारा कवर हो जाए, प्लस पूरा सिलेबस का जो कॉन्सेप्ट है, हमारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, एटलीस्ट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो है इसी सेट में कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट सेट जो आएगा उसमें हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। थ्योरी सबसे पहले समझते हैं, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना है। इसका एग्जाम जो है 23 सितंबर को, ये सबको पता होगा ही। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस सेट को। सबसे पहले अगर यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे है डिफाइन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, सबसे पहले मैनेजमेंट अकाउंटिंग जिसको हम लोग बोलते हैं प्रबंधन लेखांकन, इसको समझना है। इसके डिफिनेशन को, व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम लोग किस उद्देश्य के साथ बनाते हैं, इसका क्या नेचर है, क्या इसका स्कोप है, इसमें क्या कुछ हम लोग करते हैं, ये सब चीज यहाँ पे हम लोग को बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैनेजमेंट अकाउंटिंग को समझने से पहले थोड़ा हम लोग बैक में जाते हैं। अगर हम लोग इससे पहले ये देखें कि अकाउंटिंग किसको बोलते हैं, इस चीज को पहले एक बार रिकॉल करते हैं, फिर हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऊपर आएंगे। अगर बहुत सिंपल वर्ड में हम लोग बोलें, ठीक है, तो अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। अकाउंटिंग में हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे बिजनेस का फिनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है, हमारे बिजनेस का जो कुछ फिनेंशियल ट्रांजैक्शन है, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग में यही सब चीज तो करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं जर्नल एंट्री। ठीक है, सबसे पहले इसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, फिर इसको क्या करते हैं, सम क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफाई करने का काम करते हैं, फिर इसको समराइज करते हैं जो भी हमारा ट्रांजैक्शन है, फिर इसके बेसिस पे हम लोग इंटरप्रिटेशन इसको इंटरप्रेट करने का कोशिश करते हैं, इंटरप्रिटेशन जो इसका करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यही चीज तो हमारा अकाउंटिंग होता है। अकाउंटिंग का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग बिजनेस का जो कुछ फिनेंशियल ट्रांजैक्शन है इसको रिकॉर्ड करने का काम करते हैं, रिकॉर्ड भी करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो कुछ ट्रांजैक्शन हो रहा है जैसे परचेज सेल, ठीक है, कोई एसेट खरीद रहे हैं, कोई एसेट सेल कर रहे हैं, ठीक है, लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, इसको रिकॉर्ड करने का काम करते हैं, क्लासिफाई करने का काम करते हैं। क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, जो हम ये रिकॉर्डिंग मतलब हो गया जनरल एंट्री। क्लासिफिकेशन कहाँ करते हैं, जो एक अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होता है उसको लेजर में ले जाते हैं, पोस्टिंग जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, लेजर में ले जाते हैं, तो ये हो गया क्लासिफिकेशन। फिर उसको समराइज करते हैं, समराइज करने का मतलब हो गया कि अल्टीमेटली देखते हैं कि हमारा जो ट्रांजेक्शन इतना नंबर्स ऑफ ट्रांजेक्शन हमारा ड्यूरिंग द ईयर हुआ, इससे अल्टीमेटली हम लोग को प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, हमारा क्या फिनेंशियल पोजीशन है, कितना हमारे पास एसेट है, कितना हमारे पास लाइबिलिटी है, ये सब चीज को हम लोग यहाँ पे समझने का कोशिश करते हैं। और अल्टीमेटली अकाउंटिंग जो है इन सब ट्रांजेक्शन को इंटरप्रिएट करने का कोशिश करता है। ठीक है, बताता है, इंटरप्रिटेशन इसका करता है, मतलब अकाउंटिंग अल्टीमेटली ये बताता है कि ये सब कुछ करके हम लोग को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, हमारा क्या फिनेंशियल सिचुएशन, ये सब चीज को एक्सप्लेन करता है। तो ये मोटा मोटी अकाउंटिंग का मीनिंग होता है। ठीक है, अब देखो अकाउंटिंग जो होता है ना, अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है ये हम लोग समझ गए। अब अकाउंटिंग का जो होता है मेनली 3 ब्रांच होता है। ठीक है, पहला होता है फिनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, और तीसरा होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में समझना है। देखो, अब जो फिनेंशियल अकाउंटिंग है इसका मेन पर्पस होता है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना और उसके बेसिस पे फिनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना। ठीक है, फिनेंशियल अकाउंटिंग का मेन जो ऑब्जेक्ट होता है ये होता है जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है बिजनेस में उसको रिकॉर्ड करना और उसके बेसिस पे फिनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाना। कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्ट जो होता है ये होता है जो कुछ हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना। ठीक है, जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका कॉस्टिंग निकालना, और कॉस्ट को कंट्रोल करने के ऊपर, कॉस्ट को रिड्यूस करने के ऊपर वर्क करना। ठीक है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग का काम होता है। तीसरा जो कुछ हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है ये है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होता है ये अकाउंटिंग का एक ब्रांच है जो मैनेजमेंट को असिस्ट करने का काम करता है। असिस्ट करने का मतलब हो गया हेल्प करने का काम करता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है ये अकाउंटिंग का एक ब्रांच है जो मैनेजमेंट मैनेजमेंट मतलब मैनेजर्स जो होते हैं हमारे बिजनेस में,
ठीक है, उसको असिस्ट करने का काम करता है, हेल्प करने का काम करता है। किस चीज के लिए? अपने बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन को लेने के लिए। बिजनेस से रिलेटेड जो कुछ डिसीजन लेना है, उससे रिलेटेड जो कुछ सपोर्ट हो सकता है, जो कुछ हेल्प हो सकता है, ये यहाँ पे इस चीज को करने का काम करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, अब हेल्प कैसे करेगा, कैसे असिस्ट करेगा, समझना इस चीज को। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है? बिजनेस के डिसीजन को लेने के लिए हम लोग को डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिपोर्ट चाहिए, डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा चाहिए। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो सारा डेटा मैनेजमेंट को प्रोवाइड करवा करता है। ठीक है, वो सारा रिपोर्ट प्रोवाइड करता है, और इस तरह से ये प्रोवाइड करके क्या कर रहा है? मैनेजमेंट को हेल्प कर रहा है बिजनेस डिसीजन को लेने के लिए। ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन को लेने के लिए। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे हम लोग लिखें। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग सबसे पहले, ये नॉर्मल जो हमारा अकाउंटिंग है उसी का एक ब्रांच है, विच प्रोवाइड्स नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड इवेलुएटिंग बिजनेस ऑपरेशन। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है ये क्या करता है? मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, किस चीज से, किस चीज पर्पस के लिए? सो डैट मैनेजमेंट जो है अपना डिसीजन ले सके बिजनेस से रिलेटेड, प्लानिंग कर पाए, कंट्रोल करने का काम कर पाए, और इवेलुएट करने का काम कर पाए बिजनेस ऑपरेशन को, कि जो हमारा बिजनेस चल रहा है वो ठीक चल रहा है, या कहीं पे उस पर कुछ करेक्शन करने का जरूरत है, कहीं पे कुछ हम लोग को सुधारने का जरूरत है। ठीक है, तो ये सारा कुछ हम लोग कब कर पाएंगे? जब हमारे पास डेटा होगा, रिपोर्ट होगा। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग यहाँ पे यही काम करता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या मीनिंग होता है, ये मोटा मोटी अब तुम लोग को समझ में आ रहा होगा। प्रबंधन लेखांकन जो है, लेखांकन की वह शाखा है जो प्रबंधकों को निर्णय लेने, योजना बनाने, नियंत्रण करने एवं व्यापार संचालन का मूल्यांकन करने हेतु आवश्यक जानकारी प्रदान करती है। इसे अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट, या मैनेजरियल अकाउंटिंग भी कहीं कहीं पे इसको बोलते हैं। ठीक है, तो मोटा मोटी अब तुम लोग को मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब समझ में आ रहा होगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब क्या हो गया? मैनेजमेंट अकाउंटिंग अकाउंटिंग का एक ब्रांच है जो मैनेजमेंट को असिस्ट करता है, मैनेजमेंट को हेल्प करता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा, रिपोर्ट्स प्रोवाइड करवाता है, सो डैट मैनेजमेंट जो है अपना बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन ले पाए, बिजनेस से रिलेटेड प्लानिंग कर पाए, कंट्रोलिंग कर पाए, इवेल्युएशन कर पाए। ठीक है, तो ये हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग आगे थोड़ा बढ़ते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट क्या होता है? इससे हम लोग किस लक्ष्य को प्राप्त करने का टारगेट होता है? क्या कुछ हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू अचीव करना चाहते हैं? तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, ये होता है मैनेज डिसीजन मेकिंग के लिए असिस्ट करना, डिसीजन मेकिंग के लिए सपोर्ट करना, हेल्प करना। ठीक है, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सबसे पहला ऑब्जेक्ट होता है। ये कैसे हेल्प करता है? प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू चूज बिटवीन अल्टरनेटिव्स। ठीक है, अगर हमारे बिजनेस में कुछ दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन के थ्रू जा सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे असिस्ट करता है जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग था, असिस्ट करता है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके, कि इसके बेसिस पे हम लोग डिसीजन ले सकें। ठीक है, फिर प्लानिंग करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, कैसे हेल्प करेगा समझना। मान लो हम लोग नेक्स्ट ईयर में हमको कितना प्रोडक्शन करना चाहिए, कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं, समझना किसी चीज को। ठीक है, कोई एक कंपनी है, ठीक है, जो चेयर बनाती है। ठीक है, कोई चेयर बनाने वाले कंपनी, ये 2026 कैलेंडर ईयर, जनरली फिनेंशियल ईयर चलता है, समझने के लिए हम लोग यहाँ कैलेंडर ईयर ले रहे हैं। ठीक है, 2026 में हम लोग को कितना चेयर का प्रोडक्शन करना चाहिए, ये कैसे डिसाइड करेंगे, समझना इस चीज को। कोई बिजनेस कैसे डिसाइड करता है? तो ये सबसे पहले ये प्रयास करता है इस चीज को जानने का कि 2026 में हम लोग कितना चेयर सेल कर पाएंगे। ठीक है, सेल्स का डेटा सबसे पहले हमारे पास हो, तभी तो प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, अगर हमको पता है कि सेल ही हम 500 करने वाले हैं, तो हम 2000 क्यों बनाएं? बात समझ में आ रहा है? जब हमको पता ही है कि हम 500 प्रोडक्शन करने वाले हैं, तो 2000 हम क्यों बनाएं? अगर हमको पता है कि हम 500 चेयर सेल कर सकते हैं, तो हम 300 चेयर क्यों बनाएं? फिर हम 500 बनाएंगे। बात समझ में आ रहा है? जितना हमारा सेल होने वाला है, उसी के बेसिस पे प्रोडक्शन का रिलेटेड हम लोग प्रोडक्शन से रिलेटेड प्लानिंग करते हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग यहाँ पे प्लानिंग के लिए हेल्प करता है, हेल्प इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड प्रिपेयरिंग बजट। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है? पॉलिसीज बनाने में हेल्प करता है,
पॉलिसीज कैसे बनेगा, जो हमारा लास्ट डेटा है कॉस्टिंग का, ठीक है, क्या कॉस्ट रहा है उसके बेसिस पे, क्या सेल रहा है उसके बेसिस पे, क्या लॉस रहा है, क्या प्रॉफिट रहा है, ठीक है, उसके बेसिस पे हम लोग पॉलिसीज बनाते हैं, क्या हमारा ऑब्जेक्ट आगे का, ठीक है, ये सब यही सब चीज के बेसिस पे तो हम लोग अपना प्लानिंग करते हैं और उसी के बेसिस पे हम अपना बजट बनाते हैं। बजट मतलब क्या हो गया, इसमें हम लोग एस्टिमेशन देखते हैं कि हमारा फ्यूचर जो जिस पीरियड के लिए हम लोग बजट बना रहे हैं, जिस मंथ के लिए, जिस ईयर के लिए हम लोग बजट बना रहे हैं, उसमें कितना एक्सपेंस होने वाला है, कितना सेल होने वाला है, ये सब कुछ, ये सब चीज़ अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर क्या करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कंट्रोलिंग में हेल्प करता है, कंट्रोल करने के लिए हेल्प करता है। ये कंपेयर करता है एक्चुअल परफॉर्मेंस विद अ स्टैंडर्ड या बजटेड परफॉर्मेंस टू आइडेंटिफाई डिविएशन। देखो समझना किस तरह से हेल्प करता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बेसिस पे हम लोग क्या किए, डिसाइड कर लिए कि हम लोग 1000 चेयर बनाएंगे, ठीक है, 1000 चेयर बनाएंगे। ये हमारा है, अभी कौन सा मंथ चल रहा है, सितंबर चल रहा है, हम मान लेते हैं अक्टूबर में हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं कि 1000 शेयर बना लेंगे प्रोडक्शन। हमारा अभी 15 अक्टूबर खत्म हो चुका है, 15 अक्टूबर खत्म हो चुका है। ये प्लानिंग हम लोग कब की होंगे, अक्टूबर से पहले ही कर लेंगे, अक्टूबर में कितना प्रोडक्शन करना है। जनरली जिस पीरियड का हम लोग प्लान कर रहे हैं उससे पहले तो हम लोग उसका प्लानिंग कर लेंगे, ठीक है। अभी हम लोग, अब मान लो अगस्त खत्म हो चुका है और हम ये तो अब दिमाग नहीं ना लगाएंगे कि अगस्त में हम लोग को 2000 प्रोडक्शन करना है। अरे जो अगस्त में होना था ये तो हो गया। प्लानिंग हमेशा आगे के पीरियड के लिए किया जाता है, ठीक है। तो मान लो अक्टूबर के लिए हम लोग प्लान किए 1000 शेयर हम लोग को बनाना है। आज के डेट में 15 अक्टूबर हो चुका है। 15 अक्टूबर को प्रोपोर्शनली हमारा कितना चेयर बन जाना चाहिए, 500। हो सकता है एक्चुअल में हम देखें कि हमारा जो चेयर है ये भी 440 ही बना है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा टारगेट सेट है उसके बेसिस पे प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन को थोड़ा स्पीड अप करना पड़ेगा, प्रोडक्शन को थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारा क्या करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कंट्रोल करने का काम करता है कि जो हमारा स्टैंडर्ड या बजट सेट था उसी के बेसिस पे हमारा परफॉर्मेंस हो रहा है या कहीं पे डिविएशन है। डिविएशन करने का मतलब कुछ इधर उधर नहीं ना जा रहा, कम ज्यादा नहीं ना हो रहा है। अगर कम ज्यादा हो रहा है तो उसको करेक्शन करने का काम करते हैं, उसको रेक्टिफाई करने का काम करते हैं, सो दैट जो हमारा बजट है या जो स्टैंडर्ड है या जो प्लानिंग है उसी के बेसिस पे सब कुछ हो, ठीक है। तो ये होता है कंट्रोलिंग का मतलब। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है। मान लो हमारा टारगेट था कि 1000 शेयर बनाएंगे और इसका कॉस्ट आएगा हमारा 10,000 रुपए, ठीक है। 1000 शेयर बनाएंगे, ठीक है, और मान लेते हैं इसका कॉस्ट जो है 10,000 आएगा। और 10,000 जो कॉस्ट है ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट कहने का मतलब हुआ जितना प्रोडक्शन उसी के प्रोपोर्शन पे जो हमारा कॉस्ट घटेगा या बढ़ेगा। आज के डेट में हम मान लेते हैं 400 चेयर हमारा प्रोडक्शन हो चुका है। अब देखो 1000 चेयर को प्रोड्यूस करने के लिए, 1000 चेयर को प्रोड्यूस करने के लिए हमारा कॉस्टिंग का कितना कॉस्ट का टारगेट था, 10,000 रुपए, ठीक है। ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है क्या, चलो कुछ ज्यादा ही लग रहा है, कम में बना दे रहे हैं। 100 चेयर हम लोग ले देते हैं, ठीक है। 100 चेयर जो है इसके लिए हम लोग मान रहे हैं कि हमारा 10,000 रुपये कॉस्ट आना चाहिए, ठीक है। हम लोग देख रहे हैं कि 40 चेयर बन गया, ठीक है। अब 40 चेयर का कॉस्ट कितना होना चाहिए हमारे प्लानिंग के बेसिस पे, हमारे बजट के बेसिस पे, 400 रुपये। हो सकता है एक्चुअल कॉस्ट हम लोग यहाँ पे देखें कि हमारा, सॉरी, 4,000 होना चाहिए था। हो सकता है एक्चुअल कॉस्ट हम लोग यहाँ पे देखें कि 5,000 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, कॉस्ट जो हमारा है, जो हमारा प्लानिंग था कि जिस तरह से रिसोर्सेज यूज करना है, कहीं उससे ज्यादा रिसोर्सेज हम लोग कंज्यूम करवा दे रहे हैं। तो फिर यहाँ पे इसको हम लोग ठीक करने का कोशिश करते हैं कि जो अगला 60 प्रोडक्शन है ये या तो हमारा 4,000 में हो जाए, ठीक है, या तो अगला जो अगर कंट्रोल नहीं होने लायक है तो अगला 60 प्रोडक्शन जो है ये कम से कम 6,000 में, सॉरी 5,000 में या 6,000 में जो है इस तरह से हो जाए, ठीक है। तो ये चीज हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं। इस तरह से ये क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है, कि जो हम लोग का टारगेट है, प्लानिंग है, सब कुछ उसी तरह से हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कॉस्ट कंट्रोल। फिर कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट रिडक्शन और कॉस्ट कंट्रोल दोनों अलग चीज होता है। देखो ये जो अभी था ना, कॉस्ट कंट्रोल कहने का मतलब होता है कि जो हमारा पहले से टारगेट सेट है, जो हमारा पहले से टारगेट सेट है उसी के, उसी टारगेट के लिमिट में, उसी टारगेट के विद इन हमारा प्रोडक्शन हो जाए, ठीक है। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे थे कि हम लोग को 100 बुक बनाना है, ठीक है, 100 बुक बनाना है, ठीक है। ये हमारा 20,000 में बन जाना चाहिए, ऐसा हम लोग टारगेट लेके चल रहे थे, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं कोई एक बुक बनाने वाली कंपनी जिसका टारगेट है 100 बुक हमारा 20,000 में बन जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इवेलुएट करते रहेंगे कि जब हमारा 50 हुआ,
या 60 प्रोडक्शन हो रहा है या 70 प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसी तरह से उसी प्रोपोर्शन में जो हमारा स्टैंडर्ड सेट है, जो हमारा प्लानिंग है, उसी स्टैंडर्ड में या उसी प्लानिंग के बेसिस पे कॉस्ट हमारा आ रहा है या कुछ कम ज्यादा आ रहा है, तो उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट रिडक्शन का मतलब होता है, ऐसा नहीं है कि अभी मान लो हम आज के डेट में हम 100 बुक बनाने के लिए कितना टारगेट सेट किए थे, 20,000, ये 100 बुक मान लेते हैं 20,000 में बन गया, तो आगे फिर हम ये प्रयास करेंगे नेक्स्ट ईयर में कि 100 बुक जो है हमारा ये 19,000 में ही बन जाए। ठीक है, मतलब कंटिन्यूअसली हम लोग कोशिश करते हैं कि जिस चीज का हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका कॉस्ट घटता है। ठीक है, उसके कॉस्ट को ऐसा नहीं है कि आज पहले हम किसी पेन को अगर 20 रुपए में बनाते थे, समझना, ठीक है, पहले हम लोग किसी पेन को 20 रुपए में बनाते थे, आज के डेट में हम लोग उसको कॉस्ट कंट्रोल करके 18 रुपए कर लिए, तो अब ऐसा नहीं है कि 18 रुपए पे हम लोग को रुक जाना है। कॉस्ट रिडक्शन का कॉन्सेप्ट ये बताता है कि हम लोग को फिर से प्रयास करना है कि अब इससे भी कम करेंगे। मतलब हम लोग इस जो अभी हमारा कॉस्ट आ रहा है उसको भी चैलेंज करेंगे कि हम लोग को इससे भी कम करना है, तो ये चीज हमारा होता है कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन जो होता है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। कॉस्ट रिडक्शन हेल्प इन रिड्यूसिंग अननेसेसरी कॉस्ट। ठीक है, तो ये चीज हमारा होता है कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन। ठीक है, ये सारा ऑब्जेक्ट होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। आगे फिर हो गया परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। परफॉर्मेंस को कैसे इवेल्युएट करेंगे ये चीज समझ में आ गया। जो हमारा स्टैंडर्ड सेट होता है उसी के बेसिस पे देखते हैं हमारा सारा कुछ हो रहा है या नहीं। ठीक है, हम एम्प्लॉय को टारगेट दिए थे कि सप्ताह दिन में उसको अगर 70 चेयर बना देना है तो 3 दिन में 30 चेयर बना रहे हैं नहीं, ये चीज देखना। ठीक है, इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। इवेल्युएट इफिशियंसी ऑफ डिपार्टमेंट्स एंड एम्प्लॉय। फिर फोरकास्टिंग में हेल्प करना। असिस्ट फोरकास्टिंग मतलब फ्यूचर के बारे में अगर कुछ अनुमान लगाना है, पूर्वानुमान करना है, तो असिस्ट इन प्रिडिक्टिंग फ्यूचर ट्रेंड्स। ठीक है, तो ये सारा कुछ हमारा ऑब्जेक्टिव्स होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। होपफुली ये चीज तुम लोग को समझ में आ रहा होगा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम लोग क्या कुछ करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या नेचर होता है, इसका मेनली क्या क्या फीचर्स होता है, तो ये डिसीजन ओरिएंटेड अकाउंटिंग है। ठीक है, इसका जो मेनली पर्पस होता है, इसका नेचर जो होता है ये डिसीजन ओरिएंटेड होता है। इट इज मेंट फॉर हेल्पिंग मैनेजमेंट इन टेकिंग डिसीजन इन डिसीजन। ठीक है, समझ में आ रहा है, यह निर्णय उन्मुख होता है। ठीक है, ये क्या करता है, यह मेनली जो है मैनेजमेंट को डिसीजन लेने के लिए हेल्प करने का काम करता है, सहायता करने का काम करता है। ये फ्यूचर ओरिएंटेड है। ठीक है, फोकस ऑन प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग। ठीक है, सेलेक्टिव इन नेचर, यूज ओनली रिलेवेंट डेटा। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम लोग क्या करते हैं, जो कुछ हमारे पास नंबर है, जो कुछ हमारे पास पुराना रिकॉर्ड है, सारा को यूज ना करके जो उसमें रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है हमारे डिसीजन के लिए, हम लोग उसको यूज करने का काम करते हैं। नॉट लीगली कंपलसरी। देखो समझना, जो फिनेंशियल अकाउंटिंग बनता है या जो कॉस्ट अकाउंटिंग बनता है, इसके बारे में लॉ में प्रोविजन है। जनरली देखो जो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना अकाउंटिंग, ये किसी कंपनी के प्रोस्पेक्टिव से हम लोग समझने का प्रयास करें, किसी कंपनी के प्रोस्पेक्टिव से इसको समझ रहे हैं। तो किसी कंपनी के लिए फिनेंशियल अकाउंटिंग एज वेल एज कॉस्ट अकाउंटिंग को मेंटेन करना कंपनीज एक्ट में मैंडेटरी है। ठीक है, कंपनीज एक्ट में ऐसा प्रोविजन होता है कि हर एक कंपनी को फिनेंशियल अकाउंटिंग मेंटेन करना है और कुछ सेलेक्टिव कंपनी को कॉस्ट अकाउंटिंग भी मेंटेन करना है। ठीक है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स भी रखना है। ठीक है, तो जिस तरह से कॉस्ट अकाउंटिंग या फिनेंशियल अकाउंटिंग के लिए लॉ में प्रोविजन है, ऐसा कोई भी प्रोविजन मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड किसी लॉ में नहीं है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है किसी कंपनी को बनाना है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो मैनेजमेंट अपने सहयोग के लिए, अपने जरूरत के लिए बनाती है। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए लॉ में नहीं लिखा हुआ है कि तुमको जनरल एंट्री या लेजर बनाना या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है, कॉस्ट शीट बनाना है, ऐसा कुछ नहीं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो बनाया जाता है ये मैनेजमेंट अपने जरूरत के लिए बनाता है। ठीक है, अनलाइक फिनेंशियल अकाउंटिंग इट इज नॉट लीगली रिक्वायर्ड। ठीक है, यह कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं होता है। कौन सा? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, यूज स्पेशल टेक्निक्स, बजटिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग, ये सब कुछ टेक्निक्स है जिसको हम लोग यहाँ पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में यूज करते हैं। होपफुली यहाँ तक तुम लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर अभी तक तुम लोग को ये वीडियो ठीक लगा हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक जरूर कर लेना। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सो डैट आगे का जो भी वीडियो है वो तुम लोग का उसका अपडेट आते रहे। इसके साथ साथ एक और रिक्वेस्ट है, तुम लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।
ये वीडियो को कोशिश करना अपने ग्रुप में शेयर कर देने का, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं स्कोप। स्कोप मतलब इसमें क्या कुछ हम लोग करते हैं, क्या इसका क्षेत्र है। तो सबसे पहले फिनेंशियल एनालिसिस का काम हम लोग यहाँ पे करते हैं। इन एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, कॉस्ट एनालिसिस का काम करते हैं, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग का काम करते हैं, कैपिटल मैनेजमेंट का काम करते हैं, और डिसीजन मेकिंग टूल्स जो है इसके ऊपर भी हम लोग, ये सब भी कुछ हमारा जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट है, ठीक है। तो ये सारा इसका स्कोप था, ठीक है। स्कोप मतलब इसमें हम लोग क्या कुछ करते हैं। यहाँ पे एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट करते हैं, जैसे रेशियो एनालिसिस हो गया, कंपेरेटिव फिनेंशियल स्टेटमेंट हो गया, ठीक है, कंपेरेटिव बैलेंस शीट हो गया, ठीक है। ये सब चीज हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ही करते हैं। कॉस्ट को क्लासिफाई करने का काम करते हैं, कॉस्ट को कंट्रोल करने का काम करते हैं, कॉस्ट को फर्दर रिड्यूस करने का काम करते हैं। ये सब कॉस्ट एनालिसिस भी जो है ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ही पार्ट होता है। प्रिपरेशन ऑफ बजट, बजट भी जो हम लोग बनाते हैं ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ही पार्ट होता है, ठीक है। देखो मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग जो है ना, ये दोनों बहुत ज्यादा रिलेटेड है कंपेयर टू फिनेंशियल अकाउंटिंग। फिनेंशियल अकाउंटिंग बहुत ज्यादा सेपरेट हो जाता है। कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग दोनों, देखो एक्चुअल में तो तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है, बट ये दोनों अपने में ज्यादा रिलेटेड है, ठीक। इस तरह से समझना, जैसे नहीं होता है तीन भाई है या घर में तीन बहन है, तो दो भाई या दो बहन में ज्यादा बनता है, एक थोड़ा सा अलग होता है, वही हाल यहाँ पर भी, ठीक है। आगे इसको समझते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे कैपिटल मैनेजमेंट भी जो है हमारा इसका पार्ट है, किसका, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, ठीक है। ये सारा कुछ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, डिफ्रेंशिएट बिटवीन फिनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तीनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, इस चीज को यहाँ पे हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। फिनेंशियल अकाउंटिंग का जो मेन ऑब्जेक्ट होता है ये होता है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, और उसके बेसिस पे फिनेंशियल स्टेटमेंट मतलब तुम लोग को याद आ रहा होगा, ठीक है, तुम लोग रिकॉल कर पा रहा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना, ठीक है, नोट टू अकाउंट्स बनाना, और इसके अलावा अगर और कोई डेटा है, कोई स्टेटमेंट है, तो हम लोग उसको भी यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फिनेंशियल अकाउंटिंग। फिर आता है अगला कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है ये मेनली किस लिए बनाया जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है, टू एसर्टेन एंड कंट्रोल कॉस्ट, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को डिटरमाइन करने के लिए, कॉस्ट को कंट्रोल करने के पर्पज से कॉस्ट अकाउंटिंग को जो है मेंटेन किया जाता है, कॉस्ट अकाउंट्स जो है बनाया जाता है, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग किस लिए हम लोग बनाते हैं, टू प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन, यूजफुल डेटा टू मैनेजमेंट फॉर मेकिंग बिजनेस डिसीजन, फॉर मेकिंग मैनेजरियल डिसीजन, ठीक है। प्रबंधन को निर्णय हेतु उपयोगी जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से मैनेजमेंट अकाउंटिंग या प्रबंधन अकाउंटिंग जो है इसको बनाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज था। फिर आगे आता है नेचर, तीनों का क्या है। नेचर मतलब हो गया यहाँ पे ये इसका क्या लक्षण है, इसमें हम लोग क्या कुछ करते हैं, ठीक है। तो जो फिनेंशियल अकाउंटिंग होता है ये हिस्टोरिकल इन नेचर होता है। हिस्टोरिकल इन नेचर जो हमारा ट्रांजैक्शन हो चुका है उसको रिकॉर्ड करने का काम करता है, उसके बेसिस पे इंटरप्रिटेशन करने का कोशिश करता है फिनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है ये हिस्टोरिकल डेटा को ही रिकॉर्ड करता है, लेकिन उसको एनालिसिस करने का काम करता है, उसका एनालिटिकल जो है नेचर होता है, हिस्टोरिकल प्लस एनालिटिकल, ठीक है। ये कॉस्ट अकाउंटिंग का नेचर है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो ये फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, ये फ्यूचर के बारे में जनरली बनाया जाता है, और ये डिसीजन मेकिंग के पर्पस के लिए बनाया जाता है, डिसीजन बेस्ड होता है, ठीक है। तो ये इसका नेचर हो गया। अब हम लोग देखते हैं यूजर कौन होता है। फिनेंशियल अकाउंटिंग जो है मेनली जो है इसका यूजर एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं, मतलब शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट, क्रेडिटर्स, ठीक है। जो इस कॉस्ट अकाउंटिंग होता है इसका यूजर होता है इंटरनल यूजर्स। इंटरनल यूजर में मैनेजमेंट हो गया, कॉस्ट ऑडिटर्स हो गया। इसी तरह जब मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो बनता है इसका यूजर मतलब समझ में आ रहा है ना कि इस अकाउंट्स को यूज कौन करता है। यहाँ पे जो रिपोर्ट बन रहा है, जो अकाउंटिंग हो रहा है, इसको यूज कौन करेगा, तो इसको अल्टीमेटली जो है मेनली मैनेजमेंट जो है इसको केवल यूज करता है, ठीक है। तो ये चीज हो गया मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फिनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के यूजर, ठीक है। फोकस इसका किस चीज पे होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को बनाने का, कॉस्ट पर यूनिट निकालने का, इफिशिएंसी क्या है इस चीज के ऊपर ये फोकस करता है, प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग के ऊपर मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है ये फोकस करता है। ये जो होता है मैंडेटरी होता है फॉर कंपनी, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ठीक है, ये मैंडेटरी है
मैंडेटरी फॉर सर्टेन क्लास ऑफ कंपनी, ऐसे लिखना, ठीक है, ये नॉट मैंडेटरी होता है, ठीक है। डेटा यहाँ पे फिनेंशियल डेटा को केवल यूज करते हैं, ये फिनेंशियल प्लस क्वांटिटेटिव डेटा को यूज यहाँ पे किया जाता है। फिनेंशियल, कॉस्ट और नॉन फाइनेंशियल डेटा, तीनों चीजों को यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। तो ये हमारा था तीनों में डिफरेंस। ये होपफुली तुम लोग समझ रहा हो, इससे कुछ ना कुछ तुम लोग जरूर सीखा होगा, ठीक है, जो तुम लोग को आगे हेल्प करेगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे तीसरा जो क्वेश्चन है ये बोला गया है, एक्सप्लेन कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है, कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है और कॉस्ट मैनेजमेंट क्या होता है इन मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है ये अभी हम लोग पहले थोड़ा सा समझे थे, ठीक है। कॉस्ट कंट्रोल क्या है, ये एक टेक्निक होता है। कॉस्ट कंट्रोल जो है एक टेक्निक है कॉस्ट को विद इन प्लान्ड लिमिट रखने का, ठीक है। टेक्निक ऑफ कीपिंग कॉस्ट विद इन प्लान्ड लिमिट, जो हमारा प्लान किया हुआ है, जो हमारा प्लान्ड कॉस्ट होता है, जो हमारा पहले से डिटरमाइंड कॉस्ट होता है, उसी लिमिट के विद इन प्रोडक्शन कर देने का या कॉस्ट को रखने का जो प्लान होता है, जो टेक्निक होता है, जो टूल्स होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट कंट्रोल, ठीक है। जिस टेक्निक कॉस्ट कंट्रोल का मतलब समझ में आया, जो टेक्निक यूज करके हम लोग कॉस्ट को विद इन लिमिट रखते हैं, ठीक है, विद इन प्लान्ड लिमिट रखते हैं, वही हमारा होता है कॉस्ट कंट्रोल, ठीक है। यहाँ पे जो कॉस्ट कंट्रोल के लिए मेनली जो टेक्निक यूज किया जाता है, एक होता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और दूसरा बजटरी कंट्रोल, ठीक है। ये दोनों क्या होता है इसको आगे भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे बस ये समझना कॉस्ट कंट्रोल का मतलब क्या हुआ। कॉस्ट कंट्रोल का मतलब हो गया जो हमारा कॉस्ट है इसको प्लान्ड लिमिट जो हमारा है, जो लागत को पूर्व निर्धारित सीमा के अंदर रखने की एक तकनीक है, ठीक है। फिर आता है कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन मतलब ये जब एक बार हमारा कॉस्ट कंट्रोल हो गया, फिर हम लोग प्रयास ये करते हैं कि आगे हमारा कॉस्ट जो है और कम, ठीक है। परमानेंट रिडक्शन इन कॉस्ट विदाउट अफेक्टिंग क्वालिटी और इफिशिएंसी, हमारा क्वालिटी भी आउटपुट का जो हमारा प्रोडक्शन है, जो हम गुड्स बना रहे हैं, जो हमारा प्रोडक्ट है उसका क्वालिटी भी खराब ना हो, हमारा इफिशिएंसी भी उसका खराब ना हो और फर्दर हम लोग कॉस्ट को रिड्यूस कर पाए, इसके ऊपर जो हम लोग काम करते हैं ये हो गया कॉस्ट रिडक्शन। एग्जाम्पल, यूजिंग अल्टरनेटिव चीपर रॉ मटेरियल ऑफ सेम क्वालिटी, ठीक है। जैसे मान लो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, पेन बनाने के लिए या बुक बनाने के लिए कोई एक बुक है जिसको हम बना रहे हैं 200 रुपए में, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोग मटेरियल यूज कर रहे हैं इसका कॉस्ट है इसमें 60 रुपए, ठीक है। टोटल बुक का कॉस्ट आ रहा है 200 रुपए, यहाँ पे जो मटेरियल है इसको हम लोग यहाँ पे 60 रुपए में ला रहे हैं, ठीक है, ये हमारा बुक में लग रहा है। अब हम लोग ये प्रयास करेंगे कि ये जो मटेरियल है 60 रुपए का लग रहा है, कोई सिमिलर क्वालिटी का मटेरियल हम लोग खरीदें, इसी क्वालिटी का, हो सकता है कोई दूसरा प्रोड्यूसर, दूसरा सेलर होगा, वेंडर होगा, सप्लायर होगा, जो सेम क्वालिटी का मटेरियल 50 या 55 रुपए में हमको दे दे रहा है, ठीक है। तो इससे हमारा होगा क्या, कॉस्ट भी 5 रुपए कम हो जाएगा और क्वालिटी भी हमारा सेम उसी तरह से रहेगा। तो इसी को बोलते हैं परमानेंट रिडक्शन इन कॉस्ट विदाउट अफेक्टिंग क्वालिटी और इफिशियंसी, ठीक है। फिर तीसरा यहाँ पे एक टर्म था कॉस्ट मैनेजमेंट। कॉस्ट मैनेजमेंट का मतलब होता है अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट दैट इंटीग्रेट्स कॉस्ट कंट्रोल प्लस कॉस्ट रिडक्शन, ये दोनों को हम लोग कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, कॉस्ट को मैनेज करना, कॉस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। इट इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कॉस्ट मैनेजमेंट में हम लोग क्या ध्यान देते हैं कि जो हमारा रिसोर्सेज है, जो हमारा संसाधन है, इसका सर्वोत्तम उपयोग हम लोग कर पाए, इस चीज को सुनिश्चित करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है इम्प्लीमेंटिंग ईआरपी सिस्टम टू मॉनिटर एंड रिड्यूस कॉस्ट, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं अपने प्लांट में, अपने बिजनेस में, अपने फैक्ट्री में ईआरपी सिस्टम को, ईआरपी मतलब हो गया इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। जो हमारा ईआरपी का सिस्टम है इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ईआरपी प्रणाली लागू करके लागत की निगरानी और कमी करना, ठीक है। हम लोग कंप्यूटराइज करते हैं अपने फैक्ट्री को, जिससे हमारा कॉस्ट जो है और ज्यादा कंट्रोल हो और ज्यादा मॉनिटर कर पाए, ठीक है। तो ये हमारा कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन और कॉस्ट मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट था। होपफुली यहाँ तक तुम लोग को सब चीज ठीक ठाक समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बोला गया है डिस्कस द कॉस्ट कंसेप्ट यूज्ड इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, प्रबंधन लेखांकन में प्रयुक्त लागत अवधारणाओं की व्याख्या कीजिए, ठीक है।
कॉस्ट का जो कॉन्सेप्ट है, कॉस्ट का जो मीनिंग होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, इसको यहाँ पे बताना है। ठीक है, देखो कॉस्ट का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये हम लोग को कॉस्टिंग वाले पेपर में पढ़ना है, इसलिए ये वीडियो हम पहले बना रहे हैं, तो यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं उस चीज को भी एक्सप्लेन कर देने का। देखो कॉस्ट का मतलब क्या होता है, अपने लैंग्वेज में थोड़ा सा समझना। हम लोग कोई दुकान गए, ठीक है, कोई दुकान जाते हैं, ठीक है, वहां से एक फैन ले आए, ठीक है, एक फैन हम लोग परचेज कर रहे हैं, 2,000 रुपये दे के एक फैन खरीद के आ गए। अगर अब हमसे कोई ये पूछता है कि इस फैन का क्या कॉस्ट है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? 2,000 रुपये दिए, तो हम लोग तो यही ना बोलेंगे कि 2,000 रुपये इसका कॉस्ट है। जनरली मोटा मीनिंग समझना, फैन का कॉस्ट हम लोग क्या बोलेंगे? 2,000 रुपये है। अच्छा, जो सप्लायर अब सेल किया होगा, क्या उसके लिए भी इसका कॉस्ट 2,000 रहा होगा? तो हम लोग का आंसर होगा नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, उसका कॉस्ट तो कम आया होगा, तभी तो 2,000 रुपये में सेल किया। अगर 2,000 में वो खरीद के लाता, ठीक है, 2,000 रुपये उसका कॉस्ट आ जाता, तो 2,000 में तो सेल नहीं करता, कहीं ना कहीं कॉस्ट उसका इससे कम रहा होगा। मान लेते हैं उसका कॉस्ट 1,800 रुपये रहा होगा। ठीक है, उसके लिए कॉस्ट क्या हो गया? जितने में जो सप्लायर है इस एसेट को परचेज किया हो गया। हम लोग के लिए कॉस्ट क्या हो गया? जितने में हम परचेज किए। सप्लायर के लिए कॉस्ट क्या हो गया? जितने में वो परचेज किया। अब समझना, जो इसका प्रोड्यूसर होगा, जो इसका प्रोड्यूसर होगा, इसके लिए भी इसका कॉस्ट अलग रहा होगा। ठीक है, अब यहीं पे इसका कॉस्ट मान लेते हैं जो प्रोड्यूसर है वो इसको 1,700 या 1,600 या 1,500 रुपये में बनाया होगा। ठीक है, मान लेते हो 1,500 रुपये में बनाया था। ठीक है, तो प्रोड्यूसर के लिए इसका कॉस्ट क्या हो गया? 1,500 रुपये। अब देखो यहाँ पे एक ही चीज का कॉस्ट 3 पर्सन के लिए अलग अलग हो जाता है। एक जो हमारे लिए मतलब जो कंज्यूमर है, जो कंज्यूमर है इसके लिए कॉस्ट अलग हो जाता है। जो सेलर है, सेलर मतलब क्या? जो इसको सेल कर रहा है, जो इसका रिटेलर है, ठीक है, जो इसको खुदरा दुकान में बेच रहा है। और एक है इसका प्रोड्यूसर, जो इसको प्रोड्यूस कर रहा है, जो इसका प्रोडक्शन कर रहा है। तीनों के लिए यहाँ पे कॉस्ट का मीनिंग अलग अलग हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग या मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कॉस्ट का कंसेप्ट समझते हैं, ये एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं, ना कि एक कंज्यूमर और एक सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम लोग को जो यहाँ पे कॉस्ट का मीनिंग समझना है, ये एक प्रोड्यूसर, जो प्रोडक्शन करने वाली कंपनी है, जो प्रोडक्शन करने वाली संस्था है, जो प्रोडक्शन करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है कि कॉस्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है, क्योंकि ये जो कुछ हम लोग पढ़ रहे हैं ना, मैनेजमेंट अकाउंटिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग, ये एक कंपनी के प्रोस्पेक्टिव से पढ़ रहे हैं, एक कंपनी के व्यू से हम लोग इस चीज को समझ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या समझना है? एक प्रोड्यूसर के लिए कॉस्ट क्या होगा। अब समझना, कंज्यूमर के लिए कॉस्ट क्या था? ठीक है, मोटा मोटी थोड़ा सा एक बार समझना। कंज्यूमर जितने में परचेज कर रहा है, सेलर जितने में एक्वायर कर रहा है, लेकिन प्रोड्यूसर के लिए कॉस्ट क्या होगा, इस चीज को थोड़ा सा समझो। प्रोड्यूसर के लिए कॉस्ट क्या रहा होगा, वो कैसे डिसाइड किया होगा कि इसका कॉस्ट 1,500 रुपये आया होगा। ठीक है, इस चीज को हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं। प्रोड्यूसर के लिए कॉस्ट इसका क्या होगा? ये फैन को बनाने में जो कुछ रिसोर्सेस यूज किया होगा, हो सकता है ये कुछ रॉ मटेरियल इसका लगा होगा। ठीक है, फिर इसका कुछ इसमें लेबर कॉस्ट आया होगा। ठीक है, प्लस कुछ इसका और एक्सपेंस हुआ होगा। ये सब का जो टोटल होगा, इसके बाद ये कुछ अपना प्रॉफिट लेके सेल किया होगा। ठीक है, तो जो कुछ ये रिसोर्सेस यूज किया इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसी के मॉनेटरी वैल्यू को, उसी के मौद्रिक मूल्य को हम लोग यहाँ पे लागत या कॉस्ट बोलते हैं। फिर से समझना, किसी गुड्स को प्रोड्यूस करने में, ठीक है, किसी गुड्स को प्रोड्यूस करने में, किसी गुड्स को बनाने में जो कुछ हमारा संसाधन लग रहा है, जो कुछ रिसोर्सेज हमारा कंज्यूम हो रहा है, उसका जो मॉनेटरी वैल्यू होता है, उसका जो मौद्रिक मूल्य होता है, इसी के टोटल को, इसी के कुल को हम लोग यहाँ पे कॉस्ट या लागत बोलते हैं। होपफुली ये चीज तुम लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू। ये चीज तुम लोग को एग्जाम में नहीं लिखना है कि ये हम लोग प्रोड्यूसर के व्यू से लिख रहे हैं, ये वहां पे एग्जामिनर ऑटोमेटिक समझ जाता है। ठीक है, ये अब तुम लोग को समझाने के लिए हम बता रहे थे। ठीक है, कॉस्ट का मतलब क्या हो गया? किसी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो कुछ हम लोग रिसोर्सेज कंज्यूम करते हैं, जो कुछ रिसोर्सेज हमारा यूज होता है, उसी के मॉनेटरी वैल्यू के टोटल को कॉस्ट बोलते हैं। होपफुली ये चीज तुम लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अच्छा, ये चीज तो हो गया जो प्रोडक्शन करने वाली कंपनी है उसके लिए। अब एक चीज ये बताओ कि कोई एक हॉस्पिटल है, कोई ट्रांसपोर्टर है, ठीक है, जैसे हम लोग जा रहे हैं हजारीबाग से रांची, मान लेते हैं हजारीबाग से रांची का फेयर आज के डेट में 200 रुपए है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो ट्रांसपोर्टर है, जो बस चलाने वाला
व्यक्ति है वो तो पहले से कैलकुलेट करता होगा ना कि हमारा 150 रुपये या 150 रुपये या 100 रुपये कॉस्ट आएगा, तभी तो 200 रुपये ले रहा है। ठीक है, उसमें कुछ प्रॉफिट ऐड करके ही तो हम लोग से पैसा ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सर्विस देने वाली कंपनी है उसके लिए कॉस्ट का मीनिंग थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, उसके लिए हो जाता है कि जो उस सर्विस रेंडर करने के लिए, यहाँ पे बोलते हैं सेवा प्रदान करना जिसको हिंदी में। ठीक है, सेवा प्रदान करने के लिए या सर्विस रेंडर करने के लिए या सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जो कुछ रिसोर्सेस वो यूज हो रहा है उसके मॉनेटरी वैल्यू के टोटल को हम लोग कॉस्ट बोलते हैं। होपफुली ये चीज तुम लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए या सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए जो कुछ हमारा रिसोर्सेस कंज्यूम हो रहा है, रिसोर्सेस कंज्यूम हुआ। ठीक है, जो हम रिसोर्सेस कंज्यूम किए इसी के मॉनेटरी वैल्यू के टोटल को, इसी के मॉनेटरी वैल्यू के टोटल को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट। ठीक है, होपफुली ये चीज तुम लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये बहुत अच्छे से हम कोशिश किए समझाने का। ठीक है, तो इसको तुम लोग एक बार नोट कर लेना, ये बहुत अच्छा डिफिनेशन है, बहुत आसान डिफिनेशन है, तुम लोग इससे बिल्कुल समझ गया होगा, ये हमको पूरा विश्वास है। अब हम लोग यहाँ पे कॉस्ट के क्लासिफिकेशन को समझते हैं कि कॉस्ट को कितने ग्रुप में किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है। एक चीज तुम लोग पढ़ते टाइम हमेशा ध्यान रखना कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग में जो कुछ हम लोग बात कर रहे हैं ये एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, एक प्रोडक्शन करने वाली कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट को कितने ग्रुप में क्लासिफाई किया जाता है, तो पहला हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। जो हमारा कॉस्ट का एलिमेंट है, जो हमारा कॉस्ट आ रहा है किसी गुड्स को बनाने में, जैसे फैन था ना, अभी का एग्जांपल हम लोग फैन का ही लेके चल रहे हैं। ठीक है, फैन का कॉस्ट मान लेना किसी कंपनी के लिए 1500 रुपये था। ठीक है, अच्छा 1500 रुपये जब इसका कॉस्ट आया तो इसका सेलिंग प्राइस हमेशा तो इससे ज्यादा होगा। ठीक है, कॉस्ट से तो जनरली तो ज्यादा होगा, लॉस पे बेच दिया तो अलग बात है, जनरली तो इससे ज्यादा ही होगा। 100 रुपये का प्रॉफिट लेके मान लेते हैं 1600 रुपये में सेल कर रही है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा बस समझने के लिए बता रहे। अब देखो, ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट ऑफ कॉस्ट मतलब जो हमारा प्रोडक्ट बना, फैन बना हुआ है, ठीक है, इसमें जो हमारा एलिमेंट यूज हुआ इसके बेसिस पे कॉस्ट को 3 ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं। पहला मटेरियल कॉस्ट, दूसरा लेबर कॉस्ट और तीसरा हमारा होता है एक्सपेंस। मटेरियल कॉस्ट कहने का मतलब ये हुआ कि जो हम प्रोडक्ट बनाए, जो प्रोडक्ट बनाए उसमें जो मटेरियल यूज हुआ उसके कॉस्ट को हम लोग मटेरियल कॉस्ट बोलेंगे। जो हमारा लेबर यूज हुआ, लेबर मतलब जो जो कुछ हमारा डायरेक्ट लेबर है या जो मैनेजर वगैरह लगा हुआ है इनडायरेक्टली, उसका जो टोटल कॉस्ट आ रहा है उसको हम लोग लेबर कॉस्ट बोलेंगे। और मटेरियल या लेबर के अलावे अगर कुछ यूज हो रहा है तो उसको हम लोग एक्सपेंस बोलते हैं। ठीक, देखना यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट मतलब समझ में आ रहा होगा कि जो मटेरियल यूज हुआ, देखो बहुत ज्यादा एक्सप्लेन तो कर नहीं ना सकते क्योंकि एक ही वीडियो में हमको सारा कुछ समझाना है। ठीक है, अब देखो मटेरियल कॉस्ट में क्या हो गया, मटेरियल कॉस्ट भी फर्दर 2 पार्ट में क्लासिफाई होते हैं, एक डायरेक्ट मटेरियल, दूसरा इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल का मतलब जो मटेरियल हमारा प्रोडक्ट में डायरेक्टली आइडेंटिफाई हो रहा है, जो प्रोडक्ट में डायरेक्टली यूज हुआ है। ठीक है, जैसे कच्चा माल जो सीधे उत्पाद में शामिल होता है, जैसे लकड़ी का अगर कोई फर्नीचर हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, लकड़ी का फर्नीचर अगर हम लोग बना रहे हैं तो उसमें लकड़ी जो यूज हुआ वो डायरेक्ट मटेरियल है। अब हो सकता है लकड़ी को फर्नीचर बनाते टाइम कुछ ग्रीस वगैरह भी यूज हुआ हो। ठीक है, तो वो जो मटेरियल है ना ग्रीस वगैरह, वो डायरेक्ट हम लोग उस आउटपुट में, उस शेयर में, ठीक है, हम लोग डायरेक्ट कहीं पे खोज नहीं पाएंगे। ठीक है, वो इनडायरेक्टली यूज हुआ है तो उसको बोला जाता है इनडायरेक्ट मटेरियल। अप्रत्यक्ष रूप से हमारा प्रोडक्शन में वो यूज हो रहा है। ठीक है, इसीलिए इसको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष बोला जाता है। समझ में आ रहा है ना इसका नोमेनक्लेचर किस तरह से बना हुआ है। ठीक है, कच्चा माल जो सीधे उत्पाद में शामिल है वो डायरेक्ट मटेरियल, वह सामग्री जो उत्पादन के लिए जरूरी है पर उत्पाद से सीधे जुड़ी हुई नहीं होती है, जैसे ग्रीस जो लग रहा है, तेल लग रहा है, ये सब है क्या, एक तरह से मटेरियल ही तो है। ये मटेरियल कॉस्ट ही तो है, लेकिन ये सारा मटेरियल जो है हमारे प्रोडक्शन में डायरेक्टली यूज ना होके इनडायरेक्टली यूज हो रहा है, सपोर्ट कर रहा है। क्लीनिंग मटेरियल जो है, स्टेशनरी, हम मान लो प्लांट में हमारा कुछ प्रोडक्शन होता है, ठीक है, लेकिन ऑफिस में स्टेशनरी यूज हो रहा है, रजिस्टर वगैरह, पेन वगैरह, वो सब है क्या, मटेरियल ही है। वो यूज भी हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कहीं ना कहीं बिजनेस हमारा प्लांट चल रहा है इसी के कारण तो यूज हो रहा है।
प्रोडक्शन जो चेयर बन रहा है उसमें डायरेक्ट कहीं पेन या हम लोग को रजिस्टर तो देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। ये है तो मटेरियल ही, लेकिन उस हमारे प्रोडक्शन में डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है, ठीक है, इनडायरेक्टली, लेकिन वो सपोर्ट करने के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा होता है इनडायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। होपफुली ये चीज हम लोग को समझ में आ रहा होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। लेबर कॉस्ट कहने का मतलब होता है जो भी हमारा इम्प्लॉय के ऊपर खर्च हो रहा है, ठीक है, जो भी हमारा इम्प्लॉय के ऊपर खर्च हो रहा है, ठीक है, जो भी हमारा मेन पावर के ऊपर खर्च हो रहा है, सैलरी दे रहे हैं, वेजेज दे रहे हैं, उसको ग्रेचुइटी दे रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर जो कुछ खर्च कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं, उसके टोटल को लेबर कॉस्ट बोलते हैं। अब लेबर कॉस्ट भी दो तरह का होता है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, दूसरा इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मतलब हो गया कि जो हमारा लेबर कॉस्ट डायरेक्ट प्रोडक्शन से लिंक्ड होता है, जो लेबर कॉस्ट हम डायरेक्ट प्रोडक्ट, जो हमारा लेबर कॉस्ट जो है प्रोडक्शन में डायरेक्ट लिंक है, जो लेबर हमारा प्रोडक्शन में डायरेक्ट लगा हुआ है उसका जो कॉस्ट आ रहा है उसको डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बोलते हैं। मजदूर जिसका श्रम सीधे उत्पादन में लगता है, ठीक है, जैसे मशीन का ऑपरेटर है, दर्जी है, पेंटर है, ये सब क्या करता है, डायरेक्टली जो आउटपुट हमारा बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, उसमें इसका रोल है, ठीक है, तो इसको डायरेक्ट लेबर, ठीक है। इनडायरेक्ट लेबर, मतलब जो इनडायरेक्टली हमारे प्रोडक्शन में लगा होता है, जैसे मैनेजर, बैठ के तो कहीं प्रोडक्शन नहीं करता है, वो क्या कर रहा है, पूरे प्लांट को मैनेज करने का काम कर रहा है। जो हमारा गार्ड बाहर में खड़ा है वो क्या कर रहा है, प्रोडक्शन तो नहीं कर रहा है, बट इनडायरेक्टली वो भी प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज को हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ठीक है। मजदूर जिसका काम उत्पादन में सहयोगी होता है, ठीक है, लेकिन सीधा किसी उत्पाद से नहीं जुड़ा होता है, जैसे सुपरवाइजर, वॉचमैन, क्लीनर, ये सब का खर्च, ठीक है। अब तीसरा है एक्सपेंस, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब हो गया, एक्सपेंस मतलब जो हमारा लेबर और मटेरियल के अलावे कॉस्ट आ रहा है, जैसे हमारा प्लांट का रेंट पेड कर रहे हैं, बिजली बिल पेड कर रहे हैं, ये सब हमारा एक्सपेंस के ग्रुप में क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। ये सब जो कॉस्ट है इसको एक्सपेंस के ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं। विशेष उत्पादन से सीधा जुड़ा हुआ खर्च, ठीक है, जो कॉस्ट हमारा डायरेक्ट प्रोडक्शन से फिर यहाँ पे लिंक है वो हमारा हो गया डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। जैसे मान लो कोई मशीन हम लेके आए रेंट पे और वो मशीन डायरेक्टली प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, ठीक है, वो मशीन डायरेक्ट प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, तो उसका जो कॉस्ट आ रहा है ये हमारा हो गया डायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे समझना, हम लोग मान लेते हैं कोई खेत है, खेती कर रहे हैं, वहां पे एक ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं, तो ट्रैक्टर क्या कर रहा है हमारा, उसका जो रेंट लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोडक्शन से लिंक्ड है। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे उसको तो हम मटेरियल भी नहीं बोल सकते, मटेरियल वहां पे क्या है, जो हमारा सीड्स वगैरह यूज हुआ, ठीक है। लेबर क्या है, जो वहां पे हमारा लेबर काम कर रहा है। लेकिन जो ट्रैक्टर हम लेके आए हैं, ठीक है, ये एक्सपेंस को हम लोग एक्सपेंस बोलते हैं, इस कॉस्ट को एक्सपेंस बोलते हैं, ठीक है। और ये जो ट्रैक्टर है डायरेक्ट हमारे प्रोडक्शन में लिंक, तो इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। विशेष उत्पादन से सीधा जुड़ा हुआ खर्च, विशेष मशीन का किराया, पेटेंट, रॉयल्टी, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस मतलब फिर यहाँ पे वही लॉजिक है, जो एक्सपेंस हमारा इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है, जैसे ऑफिस का जो रेंट हम लोग पे कर रहे हैं, समझना, फैक्ट्री में एक हमारा हो गया फैक्ट्री का रेंट, जो हमारा हॉल जिसमें फैक्ट्री बना हुआ है, जिसमें प्रोडक्शन हो रहा है, वहां का रेंट तो हमारा हो जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस। लेकिन जो हमारा ऑफिस जहाँ पे बना हुआ है वहां का जो रेंट पेड कर रहे हैं या जो वहां का इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है वो प्रोडक्शन में इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। होपफुली ये चीज भी तुम लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट का बात कर रहे हैं, जिसमें से पहला जो हम लोग का था एलिमेंट के बेसिस पे क्लासिफाई करना है, इसको समझे। अब आता है बिहेवियर के बेसिस पे। बिहेवियर के बेसिस पे मतलब कॉस्ट का जो हमारा एलिमेंट है वो किस तरह से बिहेव करता है, इसके बेसिस पे भी हम लोग कॉस्ट को 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। देखो वीडियो थोड़ा लंबा होगा बट टाइम कम है, कंप्लीट भी करना है, सीखना भी है, इसलिए अगर एक बार में नहीं देख पा रहा है तो जहां तक देख पा रहा है वहां तक छोड़ देना, फिर बाद में देख लेना। बट अब पूरा वीडियो देखना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत कुछ सीखेगा भी। और नहीं देखेगा भाई तो मत देखना, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। देखेगा तो सीखेगा, नहीं देखेगा तो नहीं सीखेगा, देखना तो है ही, ठीक है। तीसरा जो हमारा यहाँ पे सेकेंड है, बिहेवियर के बेसिस पे कॉस्ट को हम लोग 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। पहला फिक्स कॉस्ट, दूसरा वेरिएबल कॉस्ट, तीसरा सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट का मतलब हो गया कॉस्ट का वो पार्ट, ठीक है, जो हमारा फिक्स होता है। फिक्स मतलब समझ आ रहा है, जो फिक्स है, ना बढ़ेगा ना घटेगा, प्रोडक्शन बढ़ाओ घटाओ, सेल्स बढ़े घटे, उससे मतलब इस कॉस्ट पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता, उसको बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। मतलब जो हमारा जिसका बिहेवियर जो होता है फिक्स नेचर का होता है। जैसे हम मान लो जो प्लांट जहाँ पे हमारा बना हुआ है उस प्लांट का जो रेंट दे रहे होंगे, जो ऑफिस का रेंट दे रहे होंगे, इसका
प्रोडक्शन बढ़ने या घटने से ये घट बढ़ सकता है क्या? बिल्कुल नहीं घटेगा। घटेगा क्या? जो हमारा रॉ मटेरियल का कॉस्ट है ये घटेगा बढ़ेगा, लेबर का कॉस्ट घटेगा बढ़ेगा, ज्यादा प्रोडक्शन तो ज्यादा रॉ मटेरियल, ज्यादा लेबर, कम प्रोडक्शन तो कम लेबर कम मटेरियल, ठीक है। तो यही होता है फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स जो होता है रिमेन कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ आउटपुट, और जो वेरिएबल होता है चेंज डायरेक्टली विद प्रोडक्शन। प्रोडक्शन जैसे बढ़ेगा घटेगा उसी तरह से वेरिएबल कॉस्ट जो हमारा घटता या बढ़ता है। देखो इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको समझना। फिक्स कॉस्ट जो हमारा होता है ना, समझना, फिक्स कॉस्ट जो होता है ये तो फिक्स होता है। तो ये हमारा मान लेते हैं इधर कॉस्ट वाला ग्राफ है, और ये हमारा इधर प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन जितना भी बढ़ेगा कॉस्ट तो हमारा फिक्स रहने वाला है। जो मान लो यहाँ पे अगर 1,000 रुपए एक हजार, ये बढ़ने वाला नहीं है, ठीक है। अब देखो जो फिक्स कॉस्ट हमारा होता है ना, ये टोटल में फिक्स होता है। टोटल फिक्स कॉस्ट हमारा फिक्स रहेगा, लेकिन पर यूनिट जो हमारा फिक्स कॉस्ट होता है, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट ये बढ़ घट सकता है। मान लो हमारा फिक्स कॉस्ट जो है 1,000 रुपए है। अब अगर हम 10 ही यूनिट प्रोडक्शन कर रहे हैं तो 1,000 हमारा जो है ये 10 पे डिवाइड, 1,000 को 10 यूनिट में डिवाइड कर देंगे। अगर मान लो 100 यूनिट प्रोडक्शन कर रहे हैं तो 1,000 जो रेंट दे रहे हैं ये 100 यूनिट में बढ़ जाएगा। क्या बोले, समझ में आया? जो फिक्स कॉस्ट होता है ना ये टोटल में तो कांस्टेंट रहता है, लेकिन पर यूनिट जो है ये चेंज होता है विद प्रोपोर्शन टू प्रोडक्शन, ठीक है। हमारा प्रोपोर्शन जैसे बढ़ेगा घटेगा उसी तरह से ये घटता बढ़ता है। वेरिएबल कॉस्ट जो है ये पर यूनिट जो है सेम रहता है, लेकिन टोटल में घटता बढ़ता है। सेमी वेरिएबल का मतलब जिसका कुछ पार्ट फिक्स हो कुछ पार्ट वेरिएबल हो उसको बोलते हैं सेमी वेरिएबल, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रैकेबिलिटी, ठीक है। कॉस्ट को हम कैसे ट्रैक कर पा रहे हैं मटेरियल में, इसके बेसिस पे इसको 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। डायरेक्ट कॉस्ट मतलब जो प्रोडक्ट में डायरेक्टली ट्रेस किया जा सकता है, ठीक है। अभी ऊपर जो समझे थे वही चीज मोटा मोटी कैन बी डायरेक्टली ट्रेस टू द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में जिसको डायरेक्टली ट्रेस किया जा सकता है, दिखा जा सकता है, ठीक है। ये हमारा हो गया डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल विद प्रोडक्ट और सर्विसेज, ठीक है। जैसे रॉ मटेरियल वेजेज वगैरह जो यूज हो रहा है। इनडायरेक्ट कॉस्ट जिसको हम लोग जो कॉमन हमारा खर्चा होता है पूरे प्लांट का या पूरे प्रोडक्ट का, ठीक है, जिसको किसी प्रोपोर्शन किसी बेसिस पे, ठीक है, किसी रेशियो के बेसिस पे या किसी प्रोपोर्शन के बेसिस पे हर एक यूनिट में डिवाइड किया जाता है। पूरे जो प्रोडक्शन वो उसमें डिवाइड कर दिया जाता है। ये हो गया, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग, रिलेवेंट कॉस्ट मतलब जिस चीज के लिए डिसीजन लेना है अगर उस चीज के लिए वो कॉस्ट मायने लगता है तो रिलेवेंट कॉस्ट, ठीक है। जैसे मान लो हमारा फैक्ट्री का रेंट है, ये तो फिक्स ही रहेगा, ठीक है। फैक्ट्री का रेंट फिक्स ही रहेगा। अब कोई हम 100 यूनिट का हमारे पास ऑर्डर आ जाता है बाहर से, ठीक है। वो बोल रहा है अब यहाँ पे समझना 100 यूनिट जो अभी हम बनाने वाले हैं बाहर बेचने के लिए, ठीक है, फॉरेन में, ठीक है। उसके लिए हमारा जो फैक्ट्री का रेंट है ना ये इरिलेवेंट हो जाएगा। रिलेवेंट करने का मतलब रिलेवेंट क्यों इरिलेवेंट हो रहा है समझना, ठीक है। क्योंकि फैक्ट्री का रेंट जो है वो फिक्स है। हम जो फॉरेन में भी हमारा ऑर्डर मिला है उसको बेचें या ना बेचें, उसके लिए प्रोडक्शन करें या ना करें, इस कॉस्ट का उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं इरिलेवेंट कॉस्ट, ठीक है। रिलेवेंट कॉस्ट का मतलब हो गया फ्यूचर कॉस्ट अफेक्टिंग डिसीजन। जो डिसीजन जिस चीज के लिए डिसीजन ले रहे हैं उससे रिलेट उस पे अगर उसका कोई इम्पैक्ट है तो रिलेवेंट, अदरवाइज इरिलेवेंट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब जो हम एक काम को करने के लिए दूसरा काम जो छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, दूसरा जो अपॉर्चुनिटी छोड़ दे रहे हैं, दूसरा अल्टरनेटिव छोड़ दे रहे हैं, उससे जो रेवेन्यू आ सकता था उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सम कॉस्ट मतलब जो ऑलरेडी इनकर्ड है। नोशनल कॉस्ट मतलब जिसमें आउटफ्लो कुछ नहीं होता है बट उसको डिसीजन मेकिंग के लिए कंसिडर किया जाता है। कंट्रोल कॉस्ट का मतलब होता है जिसको कंट्रोल किया जा सकता है। अनकंट्रोल कॉस्ट मतलब जो मैनेजर के कंट्रोल में नहीं होता है, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट मान लो टैक्स बढ़ा दी, तो गवर्नमेंट का जो टैक्स एक तरह से हमारे लिए तो कॉस्ट ही है ना, बट वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। वो बढ़ गया तो बढ़ गया, हम लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते। जो टैक्स गवर्नमेंट लगा दी वो हम लोग को देना पड़ेगा, ठीक है। अभी कंट्रोलेबल कॉस्ट मतलब क्या हो गया, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम अच्छे से उसको मैनेज करें, ठीक है, अच्छे से उसको प्लान करें तो हमारा कॉस्ट जो है घट सकता है, ठीक है। प्रोडक्शन के लेवल के बेसिस पे मार्जिनल एवरेज ये सब तुम लोग को नहीं पूछेगा। बेसिस ऑफ फंक्शन ये चीज समझ लेना। प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब जो कॉस्ट हमारा प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है इसमें, ठीक है, इसको आगे हम लोग समझेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट मतलब जो हमारा ऑफिस और मैनेजमेंट से रिलेटेड कॉस्ट होता है उसको एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बोलते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट मतलब जो हमारा सेल्स, प्रोडक्शन, पैकिंग, डिलीवरी ये सब से रिलेटेड होता है,
ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। फिनेंशियल कॉस्ट मतलब जो कैपिटल को रेज करने के लिए, जैसे हम अपने बिजनेस में लोन ला रहे हैं, लोन से पैसा ला रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो पूंजी लाए इसके लिए जो हम लोग इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं ये हमारा फिनेंशियल कॉस्ट होता है। फिनेंशियल कॉस्ट को जनरली हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग में या कॉस्ट अकाउंटिंग में कंसिडर नहीं करते, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में नहीं, कॉस्ट अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ बजट, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट। इसको यहाँ पे हम लोग अभी देख, क्वेश्चन नंबर 5 इसमें बोला गया व्हाट इज बजट, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट। ठीक है, बजट क्या है, बजट के विभिन्न प्रकारों को समझाइए। ठीक है, तो बजट का मतलब क्या होता है ये थोड़ा सा समझना। बजट हम लोग सुनते हैं ना, जब हमारा फरवरी का मंथ चलता है तो गवर्नमेंट का बजट आता है। बजट में क्या होता है, नेक्स्ट ईयर हम कहाँ कहाँ पे खर्च करने वाले हैं, कहाँ कहाँ से हमारा रिवेन्यू आने वाला है, इस चीज का पूरा डेटा गवर्नमेंट के बजट में होता है। सिमिलरली कंपनी के लिए भी बजट जो होता है उसमें कुछ ऐसा ही इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है, कुछ ऐसा ही डेटा होता है। बट क्योंकि कंपनी तो यहाँ पे देखो गवर्नमेंट तो क्या है, गवर्नमेंट सोसाइटी को सर्व करने के लिए, कंपनी तो वहाँ सर्व करने के लिए नहीं ना। कंपनी का यहाँ पे डेटा में क्या होता है, बजट में क्या होता है कि जो हमारा अपकमिंग फिनेंशियल ईयर है इसमें हम कितना प्रोडक्शन करेंगे, कितना सेल करेंगे, कितना सेल से हमारा पैसा आएगा, जो प्रोडक्शन करेंगे इसमें हमारा क्या कॉस्ट आएगा, ठीक है, इसका पूरा डिटेल कंपनी के बजट में होता है। ठीक है, तो बजट जो होता है ये बेसिकली क्या होता है, एक फिनेंशियल स्टेटमेंट होता है। अब बजट इज अ क्वांटिटेटिव एंड या और फिनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, ये क्वांटिटी मतलब इसमें कितना क्वांटिटी हम प्रोडक्शन करने वाले हैं, ठीक है, क्वांटिटिव इंफॉर्मेशन भी होता है। ठीक है, अब बजट इज अ क्वांटिटेटिव एंड या और फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रीपेयर्ड प्रायर टू अ डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ये जनरली जो हमारा जिस पीरियड के लिए बनाते हैं, ठीक है, बना रहे हैं उससे पहले बना लिया जाता है, उस पीरियड के स्टार्ट होने से पहले। जैसे मान लो अभी हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्या है, 26-27, ठीक है, तो 26-27 का जो बजट होगा ये अप्रैल 2026 से आइडियली पहले बन जाना चाहिए। ठीक है, किसी भी कंपनी में, ठीक है, कोई भी कंपनी जो अपना 26-27 का बजट बनाएगी ये अप्रैल 26 से पहले इसको बना के तभी तो अप्रैल 26 को इम्प्लीमेंट हो पाएगा। अगर अप्रैल में ही बनाएंगे, अप्रैल मई में ही बनाएंगे तो इम्प्लीमेंट कहाँ से होगा, तब तो 2-3 महीना ऐसे ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जनरली ये क्या होता है, ये मतलब टेक्निकली ये क्या होता है, हमारा जो जिस पीरियड के लिए बना रहे हैं उससे प्रायर ये बन जाता है। विच लेज डाउन द पॉलिसीज, बजट में क्या होता है, विच लेज डाउन द पॉलिसीज प्लान्स एंड ऑब्जेक्टिव टू बी परस्यूड ड्यूरिंग दैट पीरियड। ठीक है, बजट में हमारा होता है जो हमारा पॉलिसीज होगा अपकमिंग पीरियड के लिए, ठीक है, क्या हमारा प्लान रहने वाला है, क्या हम प्रोडक्शन का प्लान रहेगा, सेल्स का प्लान रहेगा, क्या हमारा उस पीरियड के लिए ऑब्जेक्टिव, क्या हम उस पीरियड में अचीव करना चाह रहे हैं, ठीक है, हम उस पीरियड में अपने कॉस्ट को कहाँ तक पहुंचाने का टारगेट लेके चल रहे हैं कि इतना कॉस्ट हम, आज हमारा 2,000 रुपये किसी गुड्स को बनाने का प्रोडक्शन कॉस्ट आ रहा है, हम टारगेट लेके चल रहे हैं कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इसको 1900 में ही बना देना, तभी तो हम मार्केट में सस्टेन कर पाएंगे। समझ में आ रहा है कॉस्ट क्यों घटाया जाता है। देखो आज के डेट में जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, कोई भी कंपनी, ये पूरे इसको ग्लोबल से उसका कंपटीशन होता है। आज के डेट में अगर कोई एल्यूमिनियम बनाने वाली कंपनी है, कोई स्टील बनाने वाली कंपनी, ऐसा नहीं कि टाटा स्टील अगर जमशेदपुर में तो इसको झारखंड में जो कंपनी उसी से इसका कंपटीशन है, या जो इंडिया में कंपनी है उसी से इसका कंपटीशन है। इसका कंपटीशन वर्ल्ड में जो भी स्टील बनाने वाली कंपनी होगी सबसे इसका कंपटीशन होता है। ठीक है, इसीलिए इन लोग हर एक जो बड़ी कंपनी है तो ये प्रयास करते हैं कि हमारा कॉस्ट जो है धीरे धीरे घटता जाए, तभी हम मार्केट में सस्टेन कर पाएंगे लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए। ठीक है, लॉन्ग टर्म पीरियड में, ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे बोला गया। एंड ऑब्जेक्टिव टू बी परस्यूड ड्यूरिंग दैट पीरियड, ठीक है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको वहां पे परस्यू करने का प्रयास किया जाए। बजट एक मात्रात्मक अथवा वित्तीय विवरण है जो एक निश्चित अवधि से पहले तैयार किया जाता है और उस अवधि के लिए नीतियों, योजनाओं एवं उद्देश्यों को निर्धारित करता है। ठीक है, तो ये हमारा बजट हो गया। बजट इज अ प्लानिंग टूल विच हेल्प्स मैनेजमेंट इन अचीविंग इफिशिएंसी एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, जो हमारे मैनेजमेंट को हेल्प करता है, हमारे जो प्रबंध होता है, मैनेजमेंट होता है, उसको हेल्प करता है किस चीज में, अचीविंग इफिशिएंसी एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो ये हमारा बजट था।
कितने टाइप का बजट होता है? तो पहला फंक्शनल बजट रिलेटेड टू वेरियस फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। बजट जो है ना किसी भी फंक्शन के लिए बनाया जा सकता है, सेल्स के लिए, प्रोडक्शन के लिए। सेल्स में क्या बनाएंगे कि हम लोग को अपकमिंग पीरियड में कितना सेल करना है, वो 1 साल का भी हो सकता है, 1 महीने का भी हो सकता है, 3 महीने का हो सकता है, 6 महीने का हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेल्स बजट। प्रोडक्शन बजट में क्या प्रोडक्शन करने वाले हैं उससे रिलेटेड बजट होता है। मटेरियल बजट में हमारा मटेरियल का क्या रिक्वायरमेंट होगा, क्या कंजम्पशन होगा, क्या परचेज होगा, इस चीज से रिलेटेड बजट। इसी तरह से हो गया लेबर बजट, फिर कैश बजट। ठीक है, ये चीज। लेबर बजट और कैश बजट यहाँ पे हम लोग ये समझ लें। मास्टर बजट जो इसमें ओवरऑल समरी होता है बजट का, मतलब इसमें सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, परचेज बजट सब कुछ इसमें इंक्लूड होता है, इसीलिए इसको मास्टर बजट बोलते हैं। फिक्स बजट जो एक फिक्स लेवल के लिए बनाया जाता है। मान लो हम अगर फिक्स बजट बना रहे हैं कि हमारा 1,000 प्रोडक्शन के लिए क्या मटेरियल कॉस्ट आने वाला है, क्या लेबर कॉस्ट आने वाला है, ठीक है, कितने कितने में सेल कर पाएंगे, कितने में कितना इसमें प्रॉफिट होने वाला है, तो ये हमारा हो गया फिक्स बजट। फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है? जो हमारा डिफरेंट लेबर्स के लिए बनाया जाता है। मतलब हम लोग ये भी इसमें बनाते हैं कि अगर 1,000 प्रोडक्शन करेंगे तो ये हो जाएगा। मान लो अगर 900 कर पाए तो इतना हमारा कॉस्ट आना चाहिए। अगर 1100 चल जाता है तो ये कॉस्ट आएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल मतलब जो डिफरेंट लेवल्स के लिए तैयार किया जा सकता है। ठीक है, एंड यूजफुल टू अनसर्टेन डिमांड कंडीशन। ठीक है, मान लो अभी जैसे हम टारगेट लेके चल रहे हैं कि 1,000 चेयर हमारा बिकने वाला है। एक एग्जांपल तुम लोग ध्यान, अगर तुम लोग याद कर पा रहा होगा, कोई मास्क बनाने वाली कंपनी है, ठीक है, जो मास्क का प्रोडक्शन करती है। उसका टारगेट था कि हम 20,000 प्रोडक्शन करेंगे या 50,000 करेंगे। अचानक से कोविड का दौर आ गया, अब तो उसको प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हैं, तो उसका तो बजट पूरा हिल जाएगा, क्योंकि अपना उसका बजट में पहले से प्लानिंग क्या होगा, कॉस्ट का कुछ अलग प्लानिंग, सेल का अलग प्लानिंग। अब 50,000 का टारगेट लेके चला था, अब 3 लाख डिमांड आ गया। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल बजट क्या करता है, यहाँ पे हेल्प करता है हम लोग को। ठीक है, प्रिपेयर्ड फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी, यूजफुल इन अनसर्टेन डिमांड कंडीशन। फिर हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। ठीक है, जो शो करता है कि हम किस किस एसेट पे कितना कितना खर्च करने वाले। जीरो बेस्ड बजटिंग जो होता है, ये मान के चलता है जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं, पुराने डेटा को यूज ना करके। जैसे जनरली बजट में क्या होता है, जो हमारा पास्ट डेटा होता है ना, उसी के बेसिस पे आगे का एस्टिमेशन किया जाता है। जैसे पास्ट में अगर 1,000 सेल की है, तो आगे का हम लोग टारगेट लेके चलेंगे कि इस साल में हम लोग 1,200 कर देंगे, 1,500 कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट। ठीक है, एक्सप्लेन मेरिट एंड लिमिटेशन ऑफ बजटरी कंट्रोल। अब बजट बन गया, ठीक है, ये हो गया बजट। अब फिर क्या किया जाता है ना, वो हर एक थोड़े थोड़े दिन में उसको इवेल्युएट किया जाता है एक्चुअल परफॉर्मेंस को, कि जो हमारा बजट बना है ना, उसी के बेसिस पे सब हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये जो कंट्रोल करने का काम होता है, इसी को बोलते हैं बजटरी कंट्रोल। अब अगर कुछ डिविएशन दिख रहा है तो प्रयास किया जाता है उसको सुधारने का। मान लो जैसे समझना, हम लोग टारगेट लेके चले थे कि 10 रुपए करके हमारा मटेरियल यूज होगा, 100 यूनिट मटेरियल खरीदेंगे, 1,000 रुपए का कॉस्ट आएगा। एक्चुअल में देख रहे हैं हमारा मटेरियल का जो कॉस्ट है ये 1,200 रुपए हो गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे कोशिश किए कि 1,200 क्यों आया, तो पता चला कि मटेरियल तो 100 ही लगा, लेकिन मटेरियल का प्राइस बढ़ गया। तो समझना, ठीक है, अब हो सकता है ऐसा कि जो प्राइस बढ़ा हो जेनमिनली अब बढ़ गया। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि दूसरे जगह से अब कहीं से इसको 10 रुपए में ला सकते थे। तो यहाँ पे जो प्राइस बढ़ा ना, इसके ऊपर इसको कंट्रोल किया जा सकता है क्या? समझना, कंट्रोल तो ये नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि पहले प्राइस 10 रुपए था, उसके हिसाब से बजट बना था। जब प्रोडक्शन करने हम लोग स्टार्ट कर दिए तो पता चला कि 12 रुपए भी मटेरियल आ रहा है, बढ़ चुका है, इसका प्राइस घटने वाला है नहीं, तब तो प्राइस बढ़ ही जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं ये हमारा जो है ये कंट्रोल नहीं हो सकता। ऐसा भी हो सकता था कि प्राइस जो था ये 10 ही रुपया था, लेकिन यहाँ पे कंजम्पशन हम 110 कर दिए, तो इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखा जाता है कि क्या कंट्रोल कर सकते हैं, क्या कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बजटरी कंट्रोल का पार्ट होता है। हम लोग डिविएशन को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके ऊपर वर्क करते हैं कि वो कंट्रोल किया जा सकता है या नहीं। ठीक है, तो ये हमारा बजटरी कंट्रोल का पार्ट है। बजट बन गया, उसके ऊपर फिर उसको कंट्रोल करना, इवेल्युएट करना, ये पूरा हमारा चलते रहता है प्रोसेस। इसका मेरिट और लिमिटेशन क्या होता है? इंश्योर प्रॉपर प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज। बजटरी कंट्रोल के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, बजटरी कंट्रोल में बजटिंग भी आ जाता है। जो बजट बनता है ना, ये भी बजटरी कंट्रोल का ही पार्ट होता है। ठीक है, बजट बनाना भी बजटरी कंट्रोल का ही पार्ट होता है। पहले बजट बनता है, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है,
उसको इवेलुएट किया जाता है और कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो मेरिट इसका क्या है, इसमें हम लोग प्रॉपर प्लानिंग कर लेते हैं रिसोर्सेज का, फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन अमंग द डिपार्टमेंट, ये विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास होता है। एक्ट एज अ टूल ऑफ कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल हम लोग इससे कर सकते हैं बजटरी कंट्रोल से। प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए ये हम लोग को हेल्प करता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में हेल्प करता है, इंप्लॉइज को मोटिवेट करने में हेल्प करता है, मोटिवेट एम्प्लॉय बाय सेटिंग टारगेट। ठीक है, तो ये सारा चीज था। लिमिटेशन क्या होता है, ये जो बजट बनता है ये एस्टिमेट पे बना होता है, अनुमान पे बना हो सकता है अगर अनुमान मेरा गलत रहा तो पूरा बजट ही गलत हो जाएगा। अगर रिजिड बजट है तो मैं रिड्यूज फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, मान लो 1,000 का हम लोग बजट बनाए थे, अब प्रोडक्शन हमारा 1,200 करना है या 900 करना है, तो वहाँ पे गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली प्रोसेस, बजट जो होता है इसको बनाने में टाइम लगता है, कॉस्ट लगता है। ठीक है, सक्सेस डिपेंड्स अपॉन कोऑपरेशन ऑफ एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय कोऑपरेट किया सारा तो जिस तरह से बजट बना हुआ है उस तरह से हो जाएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा था मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ बजटरी कंट्रोल। ठीक है, फ्रीक्वेंट चेंजेस इन इन्वायरमेंट रिड्यूस इफेक्टिवनेस। ठीक है, अगर हमारा इन्वायरमेंट बार बार चेंज हो रहा है तो इफेक्टिवनेस भी हमारा घट सकता है। फिक्स बजट फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है, ये चीज अभी तुम लोग को पहले समझा चुके हैं, मोटा मोटी समझ में आ गया होगा। ये सिंगल लेवल के लिए बनता है, ये मल्टीपल लेवल के लिए बनता है सॉरी, नॉट एडेप्टेबल। ठीक है, ये डिफरेंट लेवल पे अडॉप्ट नहीं होगा, बट ये हाईली एडेप्टेबल है, क्योंकि ये डिफरेंट लेवल पे इसको यूज किया जा सकता है। ठीक है, और यूजफुलनेस, ये सुटेबल इन स्टेबल कंडीशन, ये डायनेमिक कंडीशन में इसको यूज कर सकते हैं, सुटेबल है। लेस एक्यूरेट एक्टिविटी चेंजेस, ये मोर एक्यूरेट है। यहाँ पे एग्जांपल है रेंट का बजट या प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट बजट। ठीक है, तो ये चीज था फ्लेक्सिबल बजट फिक्स बजट का डिफरेंस। जीरो बेस बजटिंग क्या होता है, ये हमारा जीरो लेवल से स्टार्ट होता है। ठीक है, एवरी एक्सपेंस मस्ट बी जस्टिफाइड। ठीक है, यूजफुल फॉर इलिमिनेटिंग वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। परफॉर्मेंस बजटिंग क्या होता है, बजटिंग लिंक्ड विद परफॉर्मेंस या रिजल्ट, इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस बजट। ठीक है, कॉमन इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड एनजीओ। ठीक है, तो ये था हमारा इन दोनों का शॉर्ट नोट। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट पहले से निकाल लेते हैं। देखो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को एक बार फिर से समझते हैं। देखो, अभी हम लोग कॉस्ट कंट्रोल में दो टेक्निक का बात कर रहे थे, ऊपर समझ रहे थे ना, कॉस्ट कंट्रोल के लिए मेनली दो टेक्निक यूज होता है, एक होता है बजटरी कंट्रोल और दूसरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। दोनों का प्रोसेस जो है ना ऑलमोस्ट सेम है, दोनों का प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है। दोनों में पहले से कोई भी टेक्निक यूज करें, पहले से कॉस्ट डिटरमाइन कर लिया जाता है, बाद में उसको इवेल्युएट और कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, मोटा मोटी यही चीज होता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटरी कॉस्टिंग में ये डिफरेंस होता है बजटरी कंट्रोल में। बजटरी कंट्रोल जो है ना हमारा जो प्रीवियस रिकॉर्ड है उसके बेसिस पे बजटरी डेटा निकालता है। ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है ये साइंटिफिक मेथड से ये डिसाइड करता है कि हमारा क्या कॉस्ट होना चाहिए। मान लो, ठीक है, जैसे अगर बजटरी कंट्रोल में क्या होता है, जो हमारा पहले का रिकॉर्ड रहा है, देखें कि 100 रुपये में अपना कोई प्रोडक्ट जो है बना दे रहे हैं, इसी बेसिस पे ये डिसाइड करता है कि हमारा बजटेड कॉस्ट क्या होना चाहिए। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बोलता है नहीं, ये नहीं चलेगा, हम साइंटिफिक मेथड से ये डिसाइड करेंगे कि इस प्रोडक्ट को बनाने में क्या कॉस्ट आना चाहिए। समझना, यहाँ पे क्या कॉस्ट आना चाहिए इस चीज पे फोकस करता है, वो बताता है कि क्या कॉस्ट मेरा होना चाहिए, मतलब जो हमारा प्रीवियस रिकॉर्ड है उसके बेसिस पे क्या कॉस्ट होगा, उस चीज पे फोकस करता है। ये जो हमारा इंडस्ट्री स्पेसिफिक है उसके बेसिस पे यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट डिटरमाइन किया जाता है। इसको यहाँ पे थोड़ा सा रीड करते हैं, समझ में आएगा। A standard costing is a technique of cost accounting which compares the actual cost with a standard costing. स्टैंडर्ड कॉस्ट मतलब क्या, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट हमारा होता है टू फाइंड आउट द वेरिएंस, वेरिएंस मतलब डिफरेंस, एंड एनालाइज द रीजन फॉर द सच वेरिएंसेस। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है नाम से क्या लग रहा है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मतलब क्या, कॉस्टिंग का एक टेक्निक, कॉस्ट निकालने का टेक्निक, बट एक्चुअल में ये कॉस्ट निकालने का टेक्निक नहीं है, ये कॉस्ट कंट्रोल करने का टेक्निक है। यहाँ पे हम लोग पहले से स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाल लेते हैं और बाद में जो हमारा एक्चुअल कॉस्ट आता है उससे वेरिएशन निकालते हैं और उसके ऊपर वर्क करते हैं, उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। ठीक है, मानक लागत निर्धारण जो है, लागत लेखांकन की वह तकनीक है जिसमें वास्तविक लागत को तुलना पूर्व निर्धारित लागत, जो हमारा मानक लागत होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट को हिंदी में बोलते हैं मानक लागत,
इससे कंपेयर करके डिफरेंस निकाला जाता है और उसको कंट्रोल करने का काम किया जाता है, एनालाइज करने का काम किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या इसका ऑब्जेक्ट होता है, जो कॉस्ट यहाँ पे सेट किया जाता है ये ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक स्टैंडर्ड। ठीक है, जो हमारा इंडस्ट्री स्टैंडर्ड होता है उसके बेसिस पे निकाला जाता है। ठीक है, टू सेट साइंटिफिक कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड टू कंट्रोल कॉस्ट बाय कंपेयरिंग एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड। ठीक है, ये सब चीज समझ में आ ही होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें फिक्स कर दिया जाता है कि अगर अनफेवरेबल वेरिएंस आ रहा है, मतलब प्रतिकूल डिफरेंस आ रहा है, जैसे 1000 में बन जाना चाहिए था, अगर 1100 में बन रहा है तो किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, कॉस्ट क्यों बढ़ा। ठीक है, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दिया जाता है। टू प्रोवाइड बेसिस फॉर बजटिंग एंड डिसीजन मेकिंग टू इम्प्रूव इफिशियंसी एंड परफॉर्मेंस। तो ये सारा कुछ हमारा इसका ऑब्जेक्ट होता है। क्या क्या एडवांटेज होता है ये चीज थोड़ा पढ़ लेना, तुम लोग समझ में आ जाएगा। आगे हम लोग इसको बढ़ते हैं। लिमिटेशन क्या होता है, ऑलमोस्ट वही चीज है जो भी हम लोग ऊपर पढ़े थे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, इतना एक्सप्लेन कर देना तुम लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। वेरिएंस एनालिसिस में क्या होता है, हम लोग जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है और एक्चुअल कॉस्ट है, इसका डिफरेंस जो है वेरिएंस है, डिफरेंस निकलता है, इसको एनालिसिस करने का काम करते हैं। आइडेंटिफाई करते हैं रीजन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वेरिएंसेस। ठीक, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये कॉस्ट कंट्रोल में हेल्प करता है। प्रोवाइड्स परफॉर्मेंस इवेल्युएशन ऑफ डिपार्टमेंट, आइडेंटिफाई इफिशियंसी एंड इनएफिशिएंसी। ठीक है, यही सब चीज है। फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटरी कंट्रोल में क्या डिफरेंस है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है टेक्निक ऑफ कॉस्ट कंट्रोल बाय कंपेयरिंग एक्चुअल कॉस्ट विद स्टैंडर्ड कॉस्ट, प्लानिंग एंड कंट्रोल थ्रू बजट्स। ठीक है, यहाँ पे ये क्या करता है, टेक्निक ऑफ कॉस्ट कंट्रोल, ये कॉस्ट कंट्रोल का एक टेक्निक है जिसमें कंपेयर किया जाता है एक्चुअल कॉस्ट को स्टैंडर्ड कॉस्ट से। बजटरी कंट्रोल जो है इसमें प्लानिंग करते हैं प्लस कंट्रोल करते हैं थ्रू बजट्स। यहाँ पे जो बजटेड कॉस्ट हमारा होता है उससे कंपेयर करके कॉस्ट यहाँ पे कंट्रोल करने का काम करता है। ये फोकस करता है पर यूनिट कॉस्ट निकालने पे, ये फोकस करता है टोटल इनकम और एक्सपेंडिचर के ऊपर। इसका जो स्कोप है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, ये नेरो है, मेनली कॉस्ट कंट्रोल, लेकिन ये वाइडर है, ऑल फंक्शन इसमें इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, फिर किसके लिए सूटेबल है कि यहाँ पे क्या वेरिएंस एनालिसिस किया जाता है, ये सब चीज तुम लोग को बता चुके हैं। वेरिएबल कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग, ये तीनों का डिफरेंस। वेरिएबल कॉस्टिंग में क्या होता है, ओनली वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट मतलब जो हमारा प्रोडक्शन के साथ बढ़े या घटे, जैसे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड आर चेंज टू द चार्ज टू द प्रोडक्ट, फिक्स ओवरहेड इज ट्रीटेड एज पीरियड कॉस्ट। देखो होता क्या ना, जनरली जो हमारा प्रोडक्ट का कॉस्ट होता है, जो हमारा ट्रेडिशनली कॉन्सेप्ट आ रहा है, इसमें हम लोग कैसे निकालते हैं कॉस्ट, समझना। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, मान लो 1000 यूनिट प्रोड्यूस की, इसका कॉस्ट शीट बना रहे, तो सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल देखते हैं कितने का लगा, कितने का डायरेक्ट लेबर लगा, कितना डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ। ठीक है, जो डायरेक्ट हमारा कॉस्ट आता है इसके टोटल को बोलते हैं प्राइम। डायरेक्ट जो हमारा मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसके टोटल को हम लोग बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। प्राइम मतलब समझ में आ रहा है, मेन कॉस्ट। प्राइम कहने का मतलब मेन। ठीक है, जो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस का टोटल होता है ना, इस ये जनरली किसी भी प्रोडक्ट में इसका प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा होता है, प्रिंसिपल कॉस्ट होता है। जैसे मान लो किसी प्रोडक्ट का अगर 1000 रुपये कॉस्ट आ रहा है ना, तो जनरली जो हमारा प्राइम कॉस्ट होता है ये 60-70% होता है। ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है प्राइम कॉस्ट। ठीक है, अब ये हमारा हो गया प्राइम कॉस्ट निकला। फिर क्या होता है, इसमें से हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड या वर्क ओवरहेड। देखो, एक प्राइम कॉस्ट मतलब क्या, डायरेक्ट कॉस्ट का टोटल, और ओवरहेड का मतलब होता है जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है, मतलब इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस के टोटल को हम लोग बोलते हैं ओवरहेड। ठीक है, ओवरहेड का मतलब ये होता है। अब ओवरहेड मतलब जो फैक्ट्री ओवरहेड है, इसको यहाँ पे ऐड करते हैं तो हमारा निकलता है फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट। ठीक है, फिर इसमें से हम लोग जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट हमारा होता है इसको ऐड कर देते हैं तो हमारा निकलता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ट्रेडिशनली जो हमारा 1000 यूनिट का कॉस्ट निकला, ठीक है, इसमें हमारा वेरिएबल और फिक्स दोनों चीज इंक्लूड हो जाता है। लेकिन वेरिएबल कॉस्टिंग क्या बोलता है, केवल जो हमारा वेरिएबल कॉस्ट है ना, उसी को हम लोग इसका पार्ट मानते हैं, प्रोडक्ट का जो है कॉस्ट माना जाता है, और जो फिक्स कॉस्ट है इसको पीरियड कॉस्ट के रूप में ट्रीट किया जाता है। ठीक है, फिर दूसरा आ जाता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या होता है, फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट जो दोनों को प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज कर दिया जाता है,
मतलब दोनों को प्रोडक्ट का कॉस्ट मान लिया जाता है, फिक्स को भी और वेरिएबल को भी, जो चीज अभी हम लोग यहाँ पे बनाए। ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का एक एग्जाम्पल था, ठीक है। मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या होता है, इट्स फोकस मार्जिनल कॉस्ट विच इज एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन यूनिट, कंट्रीब्यूशन इज यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग, ठीक है। अभी इसको आगे थोड़ा समझेंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम्म, तो ये था तीनों का, वेरिएबल कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग। ये चीज समझ लेना, फिक्स ओवरहेड जो होता है यहाँ पे पीरियड कॉस्ट के रूप में माना जाता है, मतलब प्रोडक्ट का पार्ट नहीं माना जाता है। एब्जॉर्ब इनटू प्रोडक्ट, यहाँ पे जो होता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स ओवरहेड को एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में प्रोडक्ट का ही पार्ट मान लिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो है फिक्स ओवरहेड को एक्सक्लूड किया जाता है, ओनली वेरिएबल कॉस्ट कंसिडर। फिर आ जाते हैं सीवीपी एनालिसिस विद एग्जांपल। सीवीपी एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा कॉस्ट वॉल्यूम होता है और प्रोडक्शन, इसके बीच का एनालिसिस करते हैं टू डिटरमाइन हाउ चेंज इन, मतलब हमारा सेल्स या वॉल्यूम चेंज होने से कॉस्ट पे क्या इम्पैक्ट आएगा या प्राइस पे क्या इम्पैक्ट आएगा, इस चीज को यहाँ पे एनालाइज किया जाता है सीवीपी एनालिसिस में, ठीक है। ये हमारा होता है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। ये सब जो क्वेश्चन है ना, इसको अभी हम जो दूसरा सेट बनाएंगे वहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है जिस लेवल पे हमारा सेल्स से रिवेन्यू द्वारा जो कॉस्ट आ रहा है दोनों इक्वल हो जाए, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस, ब्रेक इवन पॉइंट। इसको भी हम आगे के वीडियो में कवर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा इसलिए कवर नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऑलमोस्ट ये 1 घंटा प्लस का वीडियो हो चुका है, ठीक है। और हमको लग रहा है अभी भी कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, तो तीन चार क्वेश्चन बचा हुआ है, थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना, आगे के वीडियो में इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। बीईपी का मतलब ये होता है। फिर होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब ये हो गया कि जो हमारा सेल्स हुआ, जो ब्रेक इवन पॉइंट से ज्यादा सेल हो रहा है। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब समझ में आ गया ना तुम लोग को, ठीक है। ये चीज हम लोग 12th में भी पढ़ते थे। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब जहाँ पे सेल्स और हमारा सेल्स रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट इक्वल है, ठीक है। अब मान लो 1,000 यूनिट में हम 1,000 यूनिट अगर प्रोड्यूस कर देते हैं तो ब्रेक इवन पॉइंट आ जाता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी मान लो एक्चुअल में हम 1,500 यूनिट बेच दे रहे हैं, ठीक है। तो हमारा ब्रेक इवन तो 1,000 तक था ना, अब ये जो 500 यूनिट ज्यादा बेचे इसको बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब ब्रेक इवन पॉइंट से जो एक्सीड कर रहा है हमारा सेल्स, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब इट इज द एक्सेस ऑफ एक्चुअल सेल्स ओवर ब्रेक इवन सेल्स, ठीक है। तो ये हमारा होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। फिर आता है ईआरपी, ठीक है। ईआरपी क्या है, इसको थोड़ा सा तुम लोग थोड़ा देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोशिश करेंगे इसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देने का। तो होपफुली यहाँ पे अच्छे से हम कोशिश किए, जो कुछ क्वेश्चन कवर किए, ठीक है, कोशिश किए अपने साइड से अच्छे तरह से तुम लोग को समझा देने का। होपफुली तुम लोग कुछ ना कुछ इस वीडियो को देख के जरूर सीखा होगा, समझा होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताना, अपने ग्रुप में जरूर इसको शेयर कर देना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।